अच्छा, कट रही है, कोई नहीं, हाँ सही हो जाएगी, एक सेकंड। अब आ रही है आवाज? हम्म, हेलो। हाँ तो आ रही है शायद। हाँ हाँ हाँ, um, मुझे क्लियर वॉइस आ रही है। ठीक है, ठीक है। शुड वी बिगिन? स्टार्ट करते यस, वी शुड बिगिन। हाँ। हाँ, तो मैं थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लूँ, आप फिर सेकंड कर लेना, फिर एनीवन कैन डिस्कस फर्स्ट। यस और यस। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि रिजर्वेशन इज नॉट एट ऑड विथ मेरिट सिस्टम, शायद ये क्वेश्चन है। बट फर्दर इट्स फर्दर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यही क्वेश्चन है ना शायद। मेरे साहब की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही मुझे थोड़ी सी। एक सेकंड होल्ड करिए। वर्कमैन कहाँ? आई वाज लुकिंग फॉर अ पावर पॉइंट। हाँ सब बताएं, बोलिए बोलिए। यस प्लीज स्टार्ट। वो मैं बैकग्राउंड में थोड़ा सा देख रहा था। हाँ ठीक है। अच्छा, मैं लिखूं? हाँ आप शुरू करें, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन जो है थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, वो ये है कि रिजर्वेशन वर्सेस मेरिट इन रिजर्वेशन इज नॉट एट ओड विथ merit, but further its distributive justice critically evaluate in context of constitutional नहीं validity of EBD, नहीं, EWS and डॉक्टर साहब हेलो। हाँ थोड़ा जो डिस्कशन है ना, वो पहला सेक्शन ये है जो जी। टॉपिक है हमारा। वो फर्स्ट टॉपिक इज जुडिशियल एक्टिविज्म। ओके। अच्छा, जुडिशियल एक्टिविज्म को करूं मैं? यस हाँ, जुडिशियल एक्टिविज्म से स्टार्ट करते हैं। बाद में वो टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, वो लास्ट में क्वेश्चन बाद लास्ट के लिए है वो। ठीक है, यस। ठीक है, ठीक है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच, हम्म। ये आप कह रहे हो ना? यस यस। हाँ, तो हाँ, इसमें डिफरेंस जो है वो, जहाँ तक मुझे पता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म ओवररीच जो है वो, दैट इज उस कैटेगरी में आता है, इट शुड नॉट बी, मतलब इट इज नॉट गुड, है ना? मतलब जुडिशियरी शुड नॉट क्रॉस ओवररीच नहीं करे। जुडिशियल एक्टिविज्म थोड़ा हद तक कभी कभी अच्छा भी हो सकता है, पर्टिकुलरली व्हेन, जब पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया है, लाइक हंग पार्लियामेंट है, कॉलिशन गवर्नमेंट है, पॉलिसी पैरालिसिस है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिसी पैरालिसिस है, उस टाइम जुडिशरी इंटर स्टेप इन करता है और कुछ ऐसा डिसीजन लेता है जो कि लेना चाहिए। अदरवाइज उसके डोमेन में वो भी नहीं है, एग्जीक्यूटिव के डोमेन में चला जाता है, लेकिन लेकिन वो फिर भी टॉलरेट किया जा सकता है। पर
जुडिशियल ओवररीच ऐसा है जो बिल्कुल ही वो लाइन को जो है क्रॉस कर जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग, हेलो, देखें तो जो अ, जैसे बीसीसीआई का में जो करप्शन था इंडियन क्रिकेट टीम में, इसके लिए जस्टिस लोधा कमेटी बना था, है ना। तो दैट यस कैन बी एन एग्जांपल ऑफ जुडिशियल ओवररीच। हेलो, यस जुडिशियल एक्टिव, हाँ, ठीक है। जुडिशियल, उसको ओवररीच आप कह सकते हैं, क्योंकि वो क्लियरली, भले आप अच्छा इंटेंशन से कर रहे हो लेकिन एकदम से आपने वो एग्जीक्यूटिव का हाथ में ले लिया, ठीक है। जुडिशियल ओवर जो एक्टिविज्म होता है, जहाँ पे क्लासिकल इंडिया में एग्जांपल है वो जो पीआईएल का इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। दैट इज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, जहाँ पे जुडिशरी अपना दायरा थोड़ा सा बढ़ाती है कुछ फॉर लार्जर ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए, ठीक है। ये है। और इसमें और क्या क्वेश्चन क्या है, आप, मैं तो टॉपिक सिर्फ ये देखा, जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल ओवररीच। तो इसके हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखना है कि क्या अच्छा है कि गलत है। कुछ भी सोसाइटी में कुछ होता है, कुछ पॉलिसी कुछ भी आता है, तो उसका कुछ तो एक रीजन होता होगा, ठीक है। तो रीजन ही है कि थ्री ऑर्गन ऑफ द बॉडी जो है वो एक टैंडम चल नहीं पाता है, ठीक है। जो पॉलिटिशियंस है, पॉलिटिकल क्लास है, या एग्जीक्यूटिव कह लीजिए, या लेजिस्लेचर जो है, वो they have to go to people directly in every 5 year, और even you can say वो तो हर साल उनका इलेक्शन होता है, तो वहां से उनको अप्रूवल लेना होता है, तो वो फीडबैक वहां से लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी करके भी चीज है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रिपल तलाक को खत्म करना, ठीक है। ये क्या पॉलिटिकल क्लास अगर, या फिर आपका जो सब सबरीमाला में अलाउ करना वुमेन को, अगर क्या लोग नहीं करना चाहते हैं, या फिर सती को खत्म करना, तो क्या अगर लोग इसको, लोग नहीं चाहते हैं, मेजोरिटी ऑफ द पीपल ये चाहते हैं कि सती चलता रहे, या पर्दा सिस्टम चलते रहे, या ट्रिपल तलाक चलता रहे, ठीक है, जो कि एक सोशल एविल है, तो उसको लेजिस्लेचर कैसे खत्म कर पाएगा, क्योंकि उनको तो हर साल इलेक्शन लगना है ना, स्टिल इट इज एविल। तो वहां पे ये फायदा कर जाता है कभी कभी जुडिशल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट। लेकिन हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि जब ये फाइन लाइन, एक तरह से फाइन लाइन जो है डिमार्केट भी कर दिया गया, तो एक थोड़ा सा जब वो जुडिशियल एक्टिविज्म करता है, थोड़ा सा लाइन क्रॉस करता है, तो वहां पे कभी जज या रुकता नहीं है जनरली। उसे लगेगा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है। और हर इंसान के पास पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली, ठीक है। तो हर इंसान का अपना कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होता है, चाहे कोई भी इंसान हो, कितना बड़ा संत हो, वो उसने मान लीजिए एक जजमेंट जुडिशियल एक्टिविज्म में अच्छा दे दिया, लेकिन अगर यही ट्रेंड बन जाएगा जुडिशरी में, तो जो लाइन ऑफ डिमार्केशन खत्म हो जाएगा, अब वो कुछ गड़बड़ भी शुरू हो जाएगा, ओवर रीच हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जो नीट एग्जाम था, ठीक है, उसको इनवैलिडेट कर दिया था 2012 में। आप बहुत लोगों को यहाँ पता नहीं होगा, 2016 में कोर्ट ने उसको दोबारा रिवाइव किया था। जो गवर्नमेंट 2010-11 में ही ले आई थी, 11 में ही नीट लाई थी, ठीक है, नीट यूजी एनपीजी, अच्छा कॉन्सेप्ट होते, लेकिन वो, और बाद में उसमें मैटर भी बना के हम जस्टिस था, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड, और ये वो। तो अगर हम लोग एक बार, हमें लगेगा कि जुडिशरी ने वाह क्या बढ़िया काम किया, ये अच्छा काम कर दिया जुडिस, लेकिन वो, उनको, उनके पास भी बहुत सा प्रॉब्लम है, मतलब शॉर्टकमिंग है। एट द एंड ऑफ द डे इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, है ना। तो हमारे सोसाइटी से जाते हैं, तो अगर वो एक तरह से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं अच्छी चीज के लिए, तो बुरी चीज के लिए भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं किस तरह से भी, ठीक है। तो वही जो रूल बेस्ड जो जजमेंट है, वो ज्यादा अच्छा, ज्यादा ही बेस्ट अच्छा है। अब इसका कंक्लूजन यही है कि मतलब तीनों जो जजेस हैं, तीनों ऑर्गन ऑफ द बॉडी है ना, दे दे मतलब एकदम वाटर टाइट कंपार्टमेंट तो नहीं बन सकता है, खासकर इंडिया में जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अलग है ही नहीं। तो बिल्कुल फाइन नहीं है इंडियन पॉलिटी में, अलग तो सेपरेशन नहीं है, एकदम फाइन सेपरेशन नहीं है। लेकिन स्टिल जुडिशरी हमेशा उसको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो दूसरे की जो डोमेन है वहां पे इनक्रॉच ना करे। लाइक जस्टिस जो मार्कंडे कार्ड जो है, उसने ये बात कहा कि
जो ओनस टू मेंटेन बैलेंस लाइज ऑन द जुडिशरी इटसेल्फ, क्योंकि जुडिशरी ही एट द एंड ऑफ द डे इट विल डिसाइड कि क्या लाइन है, ठीक है, कि कहाँ पे कौन कौन सा किसके डोमेन में आता है, ये काम कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये डायरेक्शन दे सकते। जैसे लाइक आप इससे पहले डिस्कशन में सीबीआई के बारे में कुछ ऐसा बता रहे थे, मुझे याद आ रहा है कि सीबीआई को डायरेक्शन दे सकती है कोर्ट। इट इज ऑल्सो एक पार्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। ऐसा कोई लॉ कोई नहीं है कुछ भी कि कोर्ट कैसे दे सकती है उसको डायरेक्शन, लेकिन देती है, और एक्सेप्ट भी हो गया सोसाइटी में कि हाँ ठीक है दे रही, ना लेजिस्लेचर को कोई प्रॉब्लम, ना ही कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो लेकिन मतलब एक मेरे हिसाब से कंक्लूजन में ही होगा कि तीनों ऑर्गन जो है अपने अपने हिसाब से एक ये एक फाइन बैलेंस बनाए, या फिर लेजिस्लेचर ही इसमें एक कुछ लॉ बनाए, कुछ कन्वेंशन बनाए, तो बेटर होगा। बाकी आप लोग बताइए, कुछ इसमें ऐड करिए। हेलो। मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी। ओके, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट स्टिल आई वांट टू ऐड समथिंग। ओके, एक्चुअली आज मोबाइल थोड़ी सी डिस्चार्ज थी, तो इस चक्कर में ये इशू हो गया, तो दैट्स व्हाई प्रॉब्लम गॉट। कोई नहीं। ठीक है, मैं थोड़ा सा अपना पावर पॉइंट खोल लेता हूँ, तो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएगा। तो बेसिकली यू हैव सेड कि व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म एंड हाउ जुडिशियल एक्टिविज्म affected, or हम्म, what is a good and bad, and what is separation of power. Many things we have covered, but uh, हम्म, let me brief some what is background, why I am going to discuss this. Actually, Supreme Court India back in January 2021 August, it has stayed three forms laws which was seen as a judicial activism at that time. तो जो भी रिसेंटली क्या था कि जुडिशियल एक्टिविज्म का जो बात हम कर रहे थे, वाई इट वाज इन न्यूज, बिकॉज ऑफ वो फॉर्म लॉ था, और फॉर्म लॉ गवर्नमेंट ने पास किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टे कर दिया। ठीक है, तो जो उन्होंने स्टे किया कि वो जो इतने हाँ ऑर्डिनेंस है, ऐसे। दैट वाज द बैकग्राउंड व्हाई वाज आई वाज डिस्कसिंग। ओके, so basically this was the background. In that background, I am trying to explore what is the judicial, what is the concept of judicial activism. Okay, so okay, now now what is definition of judicial activism actually में? Judicial activism है क्या? तो basically as you have said, rightly said, but judicial activism is nothing but it's a judicial philosophy. Okay, इट्स अ जुडिशियल फिलोसफी, और जहाँ पे भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे एक जुडिशियल फिलोसफी है। बेसिकली इट मोटिवेट जजेस टू डिपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रेसिडेंट इन फेयर ऑफ प्रोग्रेस एंड न्यू सोशल पॉलिसीज। तो कई बार ऐसा होता है कि इसके लिए लॉ नहीं होता है, तो जज अपने विवेक से विद इन द कन्फाइनमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, तो बेसिकली दे मोटिवेट देमसेल्फ टू डिपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रेसिडेंट। पहले क्या हुआ था उससे ज्यादा जरूरी नहीं है। जैसे कि अभी एक इम्पोर्टेंट केस था अभी हाल ही में, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज सम एक्सेप्शनल पावर टू डू नेचुरल जस्टिस। तो नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है उनका वो ये है कि मेनी टाइम सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होती है कि सुप्रीम कोर्ट उस पावर को कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए वो पावर इस्तेमाल कर सकती है, मतलब विद इन दैट इज अ वेरी मच दैट इज आर्टिकल 142। yes, article 142, that is extraordinary power of supreme court to do complete justice। तो ये उस वहीं से निकल के आया हुआ है। तो बेसिकली इट्स अ जुडिशियल फिलोसफी। वैसे जुडिशियल एक्टिविज्म इज मैनिफेस्टेड व्हेन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दे बिकेम एन एक्टिविस्ट। तो एक डिमार्केटिंग लाइन है उनके बीच में। यहाँ तक तो हो तो ठीक है, अगर इसके बाहर जाते हो तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच। कुछ इंस्टेंसेस क्या हुआ कि जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म सुप्रीम कोर्ट में आया, सेंटर ने कोई पॉलिसी बना दिया डॉट के लिए,
अब एक सुप्रीम कोर्ट का पावर, ना तो ये पावर है, ना तो सुप्रीम कोर्ट पर एक्सपर्टाइज है, ना तो उनके पास ऐसी कोई मशीनरी है. दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ secretariat and anything else. They are not expert in that domain. So basically, if they are directing to create a new policy to handle that, or they are directing the center to set up a bad loan panel, or they are reforming board of control board, as you have might rightly said, BCCI अपॉइंटिंग का लोढ़ा कमेटी, लोढ़ा कमीशन. तो ये सब जुडिशियल एक्टिविज्म की तरह देखा गया है. देन व्हाट इज दैट इज द एग्जांपल नाउ. रिजर्व रिजर्व हेलो. यस यस. हाँ बताइए क्या कह रहे नाउ नाउ व्हाट इज, अब जुडिशियल ओवररीच क्या है? व्हाट इज जुडिशियल ओवररीच? जुडिशियल ओवररीच इज नथिंग बट इज द जुडिशियल एक्टिविज्म. और ये जो जुडिशियल ओवररीच है, इफ आई से जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच, क्या ये दोनों इक्वल है? आर दे बोथ आर इक्वल? आर दे नो नो synonymous to each? No, नो. that's the thing. Yes, there is a very thin line between judicial activism and overreach. Judicial overreach का मतलब होता है कि to an extent a form of judicial activism where arbitrary and unreasonable, arbitrary में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जो आर्बिट्रेरी हो और अनरीजनेबल इंटरवेंशन हो, सिर्फ उतने पार्ट को हम जुडिशियल ओवररीच मानते हैं. ठीक है? तो जो जुडिशियल ओवररीच है, इट्स बस नथिंग बस जस्ट अ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म वेयर आर्बिट्रेरीनेस, अनरीजनेबलनेस एंड इंटरवेंशन they are made by judiciary into the domain of legislature or executive. That is called a judicial overreach. और ये डिमार्केटिंग लाइन कभी कभी मिस हो जाता है. ठीक है? So this is a situation where the court encroach upon the role of legislature by making laws. For example, इस साल 2-3 साल में भी जो हास में हुआ, denying any executive any role in appointment of judges. For example, कलोजियम और एनजीएससी को निगलेक्ट करना. मतलब our parliament is supreme ना, they can make law, but when it comes to appointment of judges, executive का कोई रोल नहीं है. Basically, it's a very parochial kind of situation. So that will be considered as a judicial overreach in judicial philosophy, because you are not allowing them to formulate the law for appointment of judges. Invalidating the National Judicial Accountability Bill 2014 is a very, you can say, well settled example of judicial overreach. There are so many other examples are also there. For example, For example, very good. You can say very good. You can quote a very good example, that is your NGT. NGT because NGT बड़ा सक्सेसफुल मानता है कि जुडिशियल ओवररीच या कहें, या जुडिशियल इंटरवेंशन कहें, या जुडिशियल एक्टिविज्म का बड़ा अच्छा एग्जांपल है. और एनजीटी केम इन टू फोर्स बिकॉज ऑफ दैट थिंग. एनजीटी के बाद अगर हम बात करें तो दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट एक्ट अभी आया हुआ है, ये है क्या कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. दिस वाज बिकॉज ऑफ जुडिशियल ओवररीच. तो many times judicial overreach may be good, many a time it may be a good, it sounds good, but in constitutional scheme of thing it is not good. Rather it is very much abrasive to do such kind of intervention by Supreme Court, by any court, means any constitutional court, be Supreme Court or High Court. तो थोड़ा ये प्रॉब्लम है. Why it is a problem? Now we will look here. Supreme Court basically we do have a very, because our constitution is a written constitution, so we do have a separation of power. Okay, so separation of power में we have a judiciary, and if you अगर रिप्रेजेंट करना हो तो ट्रायंगल की तरह पे, there is a judiciary, there is executive, and this is legislature. And judiciary का पावर क्या है कि they make judgment on law, and law बनाने का पावर है legislature को, और executive को पावर है put law into action. And this separation of power is nothing but it's a borrowed from different sources of the constitution or different constitution of the world. And there are some articles associated with this. As you have rightly mentioned, this is
This speaking I have taken from Vision 2021 January magazine. So Article 142 basically that is a executive extraordinary power of the Constitution, extraordinary power of the Supreme Court to do complete justice. Article 32 and Article 26 that is a constitutional remedies available to citizen of India, citizen of country, and any citizen and non-citizen of country both, because fundamental right is some fundamental right also has been extended to non-citizen of India, non-citizen of the country also. तो उनके लिए भी है, मतलब रेजिडेंट के लिए भी है. आर्टिकल 13 दैट इज जुडिशियल रिव्यू. सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि इट मे बी इरन इनजस्टिस, तो इन ऑर्डर टू गेट रेक्टिफाइड सुप्रीम कोर्ट को पावर है आर्टिकल 13 के अंदर में कि दे कैन रिव्यू देयर ओन पावर. दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स. एंड 5 and 194 and 122 and 212 and especially 212 is dealing with separation of power, because they are not absolute but there is just separation of the power. तो हर विंग के लिए अलग अलग काम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में खुद दिया है ना. डीपीएसपी इफ यू डोंट फॉरगेट आर्टिकल 50 that is also inculcate separation of power among the executive and legislature. So that is the scheme of the constitution. If one organ of the government, if one organ of the any government fail and other organ encroaches in that right, in that domain, that means कि वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है. तो what are the cases? ऐसा कारण क्या है? Why this kind of activism and judicial overreach happen, and ऐसा होता क्यों है? कारण क्या है? What are the causes? So some causes are like I have also written here, like asymmetry, like PIL, like lackadaisical approach of other organ, like other factor may be like growing consciousness among people for their right, globalization, active media, civil society organization, concern for the government, and among others also considered important reason for judicial activism. Some form of asymmetry of power means Supreme Court is the most powerful branch of governments. It's every judgment is binding upon the other two branches like legislature and the executive. It can strike down their actions as well as their law. तो यहाँ पे asymmetry of power में भी है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट थोड़ा अपर हैंड पे रखा जाता है. दूसरा पीआईएल का जो एक इनोवेटिव डॉक्ट्रीन आया हुआ है, दैट वाज लोकस स्टैंडाई. दैट इज क्या होता है ये लोकस स्टैंडाई? हैव यू एनी आइडिया? हेलो. हाँ, लोकस स्टैंडाई क्या होता है? हेलो. यस यस. लोकस स्टैंडाई का ये है ना कॉन्सेप्ट है, जो कोई भी एग्जीक्यूटिव प्रोविडेंस या कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शन की वजह से या किसी भी इशू की वजह से जिसको जो इम्पैक्ट हुआ है, ओनली दे कैन डायरेक्टली गो टू कोर्ट. डायरेक्टली इम्पैक्ट हुआ है. ठीक है. तो इसी को से लोकस स्टैंडाई, यानी व्हाट आपका इसमें क्या स्टेक है, आप क्यों इस चीज को परस्यू कर रहे हैं इस केस को. तो अगर आप डायरेक्टली इम्पैक्ट हुए तब आपका वो पिटिशन को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ठीक है. लेकिन पीआईएल के केस में इसी को उसने वेव किया है. पीआईएल जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वेव किया ये लोकस स्टैंडाई का. उसने बोला नहीं, जो उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं हुए और जो इम्पैक्ट हुए अगर वो बहुत ही लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है और तो वो डायरेक्टली क्योंकि आ नहीं सकते कोर्ट, वो उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, तो दूसरे लोग भी उनके बिहाफ में आ सकते हैं, है ना. एग्जैक्टली. तो यस, पीआईएल फाइल होता है तो ऐसा नहीं है कि पीआईएल वही फाइल करेगा जो उससे इम्पैक्ट हुआ है. यानी छत्तीसगढ़ में या झारखंड में कोई ट्राइबल इश्यूज हो गया है जिसमें कुछ, तो मैं भी जाके कोर्ट जा सकता हूँ कि ये गड़बड़ हो रहा है. ठीक है. यानी जैसे करप्शन है तो कोई और इम्पैक्ट हुआ तो मैं भी चाहूंगा कि लार्जर जो सोसाइटी का इसमें इंटरेस्ट लगा हुआ है, तो चूंकि इनडायरेक्टली सब गड़बड़ हो जाएगा तो मेरे साथ भी गड़बड़ होगा. और एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, एज ए कॉन्शियस है ना रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, तो मुझे भी इसमें स्टेक है, तो मैं जा सकता हूँ. मतलब एक डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं हुआ तो भी इसको वेट किया. यही है ना शायद. yes. Hello. Yes, you have well explained. यही है basically. It is nothing but is a no one except the affected person can approach a court for a legal remedy, what doctor is saying.
and PIL permitted any member of the society to file a case for appropriate directions against any injustice. तो उसमें ये जरूरी नहीं है, जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया, और मतलब कि अनअफेक्टेड पार्टी के भी जा सकती है किसी के बिहाफ पे। तो दिस एक्सेप्शन मेक अ पब्लिक वेल वेरी हाई। और इससे क्या हुआ कि ये डिमांड किया जुडिशियल इंटरवेंशन को हर चीज के लिए कि टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन बाय गिविंग appropriate direction for ensuring compliance with the statutory and constitutional prescriptions. Thus, PIL introduced a new dimension to judicial involvement in public life। और पता है दुनिया में सुप्रीम कोर्ट अकेली है इंडिया की जहाँ पे इस तरीके के इंटरवेंशंस हैं। दे आर ओन बान, मतलब ये कहीं से और नहीं लिया गया है, अपने से डिजाइन किया गया है। और उसके अलावा भी दूसरा है इंडियन जुडिशियल एजुकेशन, जुडिशियल, सॉरी, दिस अभी जो पैंडेमिक के टाइम में जो यस यस हाँ, थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो पैंडेमिक हुआ था ना, तो इसमें जो लेबरर्स लोग मूव कर रहे थे ना, तो उनके बिहाफ में भी लोग गए कोर्ट, और कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया कि उनके खिलाफ जो पैंडेमिक के प्रोविजन को ब्रेक करने के लिए एफआईआर वगैरह हुए थे, तो उसको क्वैश किया सुप्रीम कोर्ट ने। वो लोग दूसरे लोग गए थे, वो लोग नहीं आए थे लेबर। तो दैट इज ऑल्सो ना एक एग्जांपल है जहाँ पे लोकल स्टैंडर्ड को रीच किया गया। बेसिकली उसमें मतलब जब भी ज्यादातर पीआईएल फाइल होगा, इनफैक्ट yes yes many time lax functioning of the legislature and executive also result in corruption, delay, non-responsiveness or inefficiency in the government। वहां पे थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट पे एक ऑप्शन बचता है आदमी के पास पहुंचने का, तो वो पीआईएल के थ्रू चला जाता है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए कोई चार्जेस या मतलब बेसिकली दे कोर्ट आल्सो कोर्ट अपॉइंट अमिकस क्यूरी। अमिकस क्यूरी खुद कोर्ट अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के, जिसकी फीस वगैरह नहीं देनी पड़ती उस केस में। तो आप एक नॉर्मल लेटर पैड पे लिख के भेज दीजिए, तो अगर वो चाहे तो दे कैन लिस्ट दैट मैटर। तो एक तो बहुत सस्ता होता है, और दूसरा ये कि मतलब सुप्रीम मतलब एक ऑप्शन रहता है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई कोर्ट और नहीं है, तो उसको ओवरराइड करने का पावर भी किसी को नहीं होता। तो दिस लैकेडेस्कल अप्रोच ऑफ अदर ऑर्गन आल्सो हेल्प इन जुडिशियल एक्टिविज्म। और उसके एक पॉजिटिव उसका अगर हम देखें तो जो विशाखा गाइडलाइन है, जिसकी वजह से विशाखा गाइडलाइन एट वर्क प्लेस, आपने पढ़ा होगा सभी ने। विशाखा गाइडलाइन क्या है कि अगर वोमेन वर्क प्लेस में तो उसको कुछ सारी फैसिलिटी देनी पड़ेगी, और वहाँ पे जो इंटरनल कमेटी बनाएंगे वो वहीं पे उसका सारा मतलब उसके साथ में कोई छड़खानी होती है या कुछ भी होता है, तो उनके लिए सर्टेन गाइडलाइन बनानी है। और उनके लिए जो रेजोल्यूशन पास होगा, वो प्लान पास होगा तभी उस कंपनी को लाइसेंस दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। तो दीज आर सम वेरी गुड एग्जांपल ऑफ विशाखा, that is a very good example of judicial activism। But there are so many other hindrances also। तो why judicial over is problematic? Problematic क्यों है? इतनी अच्छाइयाँ हैं तो problematic क्यों है? What is the problem behind that? Now in this slide I will discuss what is the concerns for judicial overreach। तो जुडिशियल एक्टिविज्म है तो अपने आप में बहुत अच्छा है ये, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे में होते हैं ये बहुत ज्यादा एक्सेस पावर जुडिशियल एडजुडिकेशन का हो जाता है, और उसकी वजह से जो नॉर्मल बाउंड जुडिशियल एक्टिविज्म है वो बर्बाद हो जाता है। जैसे कि एक आप जो सेपरेशन ऑफ पावर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, आप उसको अंडरमाइन करते हो। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द ऑर्गन ऑफ द स्टेट हैव देयर ओन ब्रॉड स्फीयर ऑफ ऑपरेशन। अब यहाँ पे एक जुडिशियल मतलब समझिए कि सॉरी, एम आई ऑडिबल? सुन पा रहे हैं आप लोग में? जी, ऑडिबल है आप। यस। तो अगर मान लीजिए एग्जीक्यूटिव है, ये जुडिशरी है, ये लेजिस्लेशन है, अब सेपरेशन ऑफ पावर, एक सेपरेशन ऑफ पावर है सर्टेन एरिया में जहां लगता है कि एग्जीक्यूटिव ने काम नहीं किया वहां जुडिशियल ने इंटरवीन किया, अच्छा लगा। जहां एग्जीक्यूटिव ने काम नहीं किया वहां पे ओवररीच किया तो अच्छा लगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो मतलब जो ये सर्किल है ना, ग्रीन सर्किल, ये कई बार इनके पूरे फंक्शन को कैप्चर कर लेती है। ये प्रॉब्लमेटिक है।
तो इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, मतलब दैट इज अ वेरी मच प्रॉब्लमेटिक इन गवर्नेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। अब इससे क्या होता है कि कई बार लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव उनके पास खुद चैलेंजेस होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में ऐसे किसी जज ने कुछ कह दिया, फॉर एग्जांपल जिस वे में लॉकडाउन लगाया गया था, और आई थिंक कि उसके बाद जो इस तरीके से आत्मनिर्भर पैकेज और दुनिया भर के सपोर्ट दिए गए, इट वॉज वेरी फंटास्टिक। कोई लूप वे नहीं था, कोई लूप होल नहीं था उसमें। और बहुत मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिस सिचुएशन में कुछ भी नहीं हो सकता था, उसमें गवर्नमेंट ने काफी अच्छा काम किया था। लेकिन कुछ एक दो, एक अगर रिवर्स अगर किसी जज ने कुछ रिमार्क कर दिया, उसको इतना हाइप कर दिया गया, तो जो अच्छा काम होता है, जिस मतलब एग्जीक्यूटिव ने अच्छा काम किया है, जिस काम के लिए उसकी तारीफ होनी चाहिए, आप वहां पे सिर्फ उनका एक एडवर्स रिमार्क प्रॉब्लमेटिक लेता है सिचुएशन को, क्रेडिट नहीं मिलता उनको काम करने का, तो जो ऑफिसर्स हैं उनका मनोबल टूट जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो द वर्क ऑफ लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव इज चैलेंजिंग वन। और ये मतलब ये कहना आसान होता है बैठ के एग्जीक्यूटिव के लिए और न्यूज़पेपर मीडिया वालों को, बट बीइंग इन गवर्नमेंट सर्विस यू कैन रियलाइज देयर इज अ प्रॉब्लम। बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बहुत कम रिसोर्स होता है, और उसमें गवर्नेंस काम चलाना पड़ता है। तो मतलब एक ऑफिसर को 10 10 12 12 हजार एप्लीकेशन पढ़ने हैं, ये करना है वो करना है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास कर दिया, बहुत इमोटिव स्टेटमेंट दे दिया, तो मीडिया ने उसे हाइप कर दिया। तो जो ऐसा लगता है कि जो ऑफिसर, जो हार्ड वर्किंग ऑफिसर्स है, सारे ऑफिसर्स करप्ट ही नहीं है, बहुत सारे ऑफिसर बहुत हार्ड वर्किंग भी हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस और इन सब पे डाउट हो जाता है। तो इस तरीके से दे निग्लेक्ट द चैलेंज फेस बाय द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव। और हमें ये लिखना चाहिए, fund, function, framework, and functionary. These four F, they are very resource, because we don't have a too much resource ना, हमारे पास बहुत कंस्टेंट रिसोर्स होता है, तो हम बहुत उसका यूटिलाइज करते हैं, तो उस केस में मतलब ऑफिसर काफी वर्क करते हैं, और इस तरीके से निगलेक्ट हो जाता है उनका वो। इसके अलावा जैसे कोल ब्लॉक का अलोकेशन था, स्पेक्ट्रम का अलोकेशन था, अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिना रिकॉर्ड कैग ने कोई रिपोर्ट लगाई, बाद में वही कैग का आदमी, जो कैग था वो बाद में किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, और वहां पे मतलब अपॉइंट भी किया जा रहा है। तो अब उसमें कैग में थे वो, और उन्होंने उस समय की जो गवर्नमेंट थी उसके लिए कुछ ऑडिट रिपोर्ट दे दी, और उससे सुप्रीम कोर्ट ने पूरा कोल ब्लॉक का एलोकेशन ही कैंसिल कर दिया, और इसके बाद में स्पेक्ट्रम का एलोकेशन कैंसिल कर दिया। बाद में वो कुछ प्रूफ नहीं कर पाए, तो इस तरीके से बेवजह हाइप बनी, इनफैक्ट पूरी पावर इक्वेशन चेंज हो गई। तो ऑफिसर्स जो उसमें थे बेवजह परेशान हुए, ऑफिसर सेक्रेटरी लेवल, मतलब उनका कोई रोल नहीं था। जो पॉलिसी डिसीजन मेनी टाइम, बिकॉज जब हम पॉलिसी बनाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि इस पॉलिसी का हो सकता है कि क्या अदर इफेक्ट पड़े, और आप हमेशा हर चीज को करप्शन के एंगल से नहीं दिखा सकता है। यू कांट सी ऑल द थिंग्स इन द लेंस ऑफ करप्शन, इन लेंस ऑफ एनोनिमिटी, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। तो उस ये अगर ज्यादा ओवररीच होता है तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा एग्रीवेट हो जाती है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ द जुडिशरी भी एक प्रॉब्लम है। जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन इज नॉट अकाउंटेबल टू पीपल इन द सेम वे एज लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव इसलिए कि लेजिस्लेचर में जो मिनिस्टर है दे कैन डिसमिस देम, दे कैन सस्पेंड देम, ट्रांसफर देम। और एग्जीक्यूटिव के ऊपर पावर ये होता है, वो लेजिस्लेटिव की पावर ये है कि उनको हर 5 साल में इलेक्शन फेस करना होता है। तो जुडिशरी को किसी को मतलब किसी के प्रति वो नहीं होता है, ओनली कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी होती है। तो जुडिशरी आल्सो हैज द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। दिस वे द जुडिशरी में अवेट पब्लिक क्रिटिसिज्म फॉर मेनी ऑफ इट्स एक्शंस। तो बहुत सारी चीजें आपने देखा ही होगा, परसों का जो एक वो था, एक रिमार्क था, उसमें जैसे चंचूड़ ने मतलब उनके काउंसिल ने कहा कि आपने मुझे नहीं सुना, और इससे ये इम्प्रेशन जा रहा है कि कोर्ट सिर्फ जो पावर में है उन्हीं का सुना जाए। तो वैक्सीनेशन के लिए था वो। तो बेसिकली वो कह रहे थे कि जो वैक्सीनेशन की जो सेकेंड डोज है, वो सेकेंड डोज जो है वो नहीं देनी चाहिए। ये पब्लिक मनी का मिसयूज है। उन्होंने कुछ डेटा किसी ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट का और किसी एक्सपर्ट्स का उन्होंने कोट किया।
और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसको अब तत्काल बंद कराए, सेकेंड डोज ना दिया जाए। और ये रिसोर्सेज का मतलब मिसयूज है। तो अगर आप नहीं उन्होंने कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, तो उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं सुनेंगे तो इसी रहता है कि आप जो सरकार के पॉलिसी के अगेंस्ट बोलता है, सुप्रीम कोर्ट उसको बोलने नहीं देता है। तो उन्होंने कहा कि यही किया जाएगा। तो सुप्रीम उसमें चंद्रचूड़ ने ये कहा कि आप हमारा जो शोल्डर है इतना स्ट्रांग है कि हम क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त कर सकते हैं। बिकॉज वो क्या करते हैं क्या कहते हैं, कोई उनको तो दिक्कत है नहीं ना, दे आर द फिक्स। 60 साल तो उनको कोई कुछ कर भी नहीं सकता। तो दे आर नॉट अकाउंटेबल टू एनी पीपल ऑफ द सेम वे एज लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। तो एक फायदेमंद भी है, और इस वजह से वो रिस्क करने का उनको ज्यादा उनको प्रोत्साहन भी मिलता है। It's also a threat to credibility of judiciary. Entry into the legislative domain and inability to uphold the law and by diminishing the image of judiciary. तो बहुत सारी चीजों में आप जबरदस्ती टांग अड़ा रहे हो, एक्सपर्ट नहीं हो। ऑफिसर्स क्या करते हैं कि कोर्ट को मिसगाइड करते हैं, कोर्ट को मिसकोट करते हैं। मेनी टाइम ऑफिसर्स जानबूझ के रिकॉर्ड देते ही नहीं है, वो चीजें देते ही नहीं है जिससे वो कुछ एक्शन ले पाए। लाइक इन केस ऑफ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, जुडिशरी चाह के भी कुछ नहीं कर पाई, बिकॉज ऑफिसर्स जो थे वो नहीं चाहते थे कि अटेम्प्ट मिले। और जब तक सरकार ये बिकॉज जैसे दैट इज जुडिशियल ओवररीच, और ये डिपेंड करता है कि ऑफिसर उस समय जो गवर्नमेंट है वो और जो ऑफिसर है वो चाहते क्या है। वो नहीं चाहेंगे तो वो ऐसे डेटाज और ऐसे मैनिपुलेटेड चीजें देते हैं उनके पास में कि जुडिशली कांट डू एनीथिंग। तो उनसे क्रेडिबिलिटी भी उनकी खतरे में जाती है। और हर कोई हर चीज का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। इन जुडिशियल इंटरफेरेंस, जुडिशियल बेंट ऑफ माइंड उनके पास हो सकता है, बट एग्जीक्यूटिव को जो फंक्शन है उसमें वो लोग एक्सपर्ट हैं, उसमें हमेशा सरकार को कोर्ट को नहीं जाना चाहिए। दैट इज अ वे फॉरवर्ड, दैट इज ओनली थिंग। दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट। तो जितना जुडिशियल एक्टिविज्म इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा जुडिशियल रिस्ट्रेंट इम्पोर्टेंट है। और जस्ट अभी हाल ही के दिनों में आफ्टर जस्टिस भगवती ज्यादातर जुडिशियल रिस्ट्रेंट ही रहा है, जुडिशियल एक्टिविज्म तो नहीं हो रहा है। अभी तो बहुत कम केसेस हैं जिसमें जुडिशियल एक्टिविज्म देखने को मिला है। तो दैट्स ऑल। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है इसमें? एनीवन वांट टू ऐड समथिंग? डॉक्टर साहब, कोई भी? सब है कि नहीं है? हाँ हाँ बोलिए। सर। हाँ सर। जी। ऐड हाँ करना सर। चाहते हैं? नहीं सर, सही है सर। सर वो नहीं पर्सनली नहीं मैं सही है, काफी हो गया इसमें क्वेश्चन में। Okay, now second session is about regulation of NGOs in India. सर एक मिनट, एक चीज पूछना चाहूंगा। हाँ बताएं बताएं। यार जो जो सर हमारा 29 जनवरी से 5 फरवरी तक का जो शेड्यूल है, वो सर पीटी वाला, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के लिए, वो हम लोग आज जैसे 29 तारीख है ना सर, तो कल हाँ, से अभी अभी मेंस के क्वेश्चन की डिस्कशन ऐसे ही चलती रहेगी, अभी मतलब कुछ दिन है अभी। नहीं नहीं, आपने लिखा है कुछ? क्या सर, किस पे? आपने कोई आंसर लिखा है कुछ? नहीं सर, ये वाला आरक्षण वाले पे मैंने लिखा है हिंदी में। अच्छा, नहीं, एक्चुअल में अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उस पे ही स्पेसिफिक होते हैं। अभी लास्ट में हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि हम प्रीलिम्स के लिए क्या। यस 29 है और हम लोग 5 तारीख के लिए तैयार हैं। तो अभी हम लोग डिस्कशन पर ही फोकस करते हैं। लास्ट में आप 5 मिनट दीजिएगा तो 5 मिनट में बातें हो जाएंगी। प्रीलिम्स के लिए हाँ जो सर। बातें आप कह रहे हैं वो हो जी जी जाएंगी। जी। अपने क्योंकि पेपर इसका टेस्ट चाहते हैं पेपर इसमें? सही है सर, वो एक दिन में नहीं हो पाएगा सर, 4-5 दिन देना पड़ेगा उसको। यस यस ठीक है, यस। कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, हाँ, ओके, रेगुलेशन थैंक ऑफ यू सर। एनजीओ के बारे में, रेगुलेशन ऑफ एनजीओ के बारे में कोई कुछ बताना चाहता हो पहले से? अदरवाइज आई शुड कंटिन्यू। डॉक्टर साहब, आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं सर, आप बताइए सर। अच्छा, नहीं। नहीं नहीं, और आप बोलो, आप बोलो। ओके, बेसिकली डॉक्टर यहाँ दो दो हैं। डॉक्टर अंकुर इज आल्सो डॉक्टर एंड अनदर मन इज आल्सो डॉक्टर। तो एक्चुअल में क्या है कि रेगुलेशन ऑफ एनजीओज इन इंडिया, ये बैकग्राउंड इसका ये है कि जब ये न्यूज में था उस समय था कि होम अफेयर एमएचए ने एक गाइडलाइन इशू की थी। बेसिकली अभी जो ये न्यूज में है बिकॉज ऑफ एफसीआर एक्ट,
जो मैं भी डिस्कस करूंगा इसमें। और जो दूसरा था, पिछले साल उन्होंने एमएचए ने एक गाइडलाइन इशू की थी, उसके लिए था। और अभी मिशन ऑफ चैरिटी जो है, मिशन ऑफ चैरिटी जो है, किसका है वो? मिशन ऑफ चैरिटी किसका है? कैन यू टेल मी? मिशन ऑफ चैरिटी जो अभी कलकत्ता में चल रहा है इशू, वो किसका एनजीओ है? मदर टेरेसा फाउंडेशन का नाम सुना होगा ना? एम आई ऑडिबल? यस। ओके, तो मदर टेरेसा फाउंडेशन का ये, इसका बैकग्राउंड यही है कि एमएचए ने एनजीओ को, एनजीओ के कुछ लिए कुछ गाइडलाइंस इशू की थी। और उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं एफसीआरए और एफएमआ एक्ट में, उनके फंड्स लेने के लिए। तो अ, उनके ऊपर कुछ चार्जेस लगे थे, और चार्ज ये लगा था कि कुछ कलकत्ता में भी और कुछ गुजरात में कुछ लोगों ने एफिडेविट दिया कि ये रिलीजियस कन्वर्जन कर रहे हैं। और मतलब एनजीओ के नाम पे कन्वर्जन का काम कर रहे हैं, और कन्वर्जन इज प्रोहिबिटेड इन आवर constitution as well as in our there are some very strict provision in CRPC and IPC। तो ये इशू था उस समय, तो उसके बैकग्राउंड में ये क्वेश्चन है। एमएचए ने कुछ गाइडलाइन चेंज किया था बैंक कंप्लायंस के लिए, और एफसीआर एक्ट 2010 में, और वो अमेंडमेंट लेके आए थे 2020 का। तो चार्टर ऑफ बैंक से कि डोनेशन रिसीव्ड इन इंडियन रुपीज by NGO from any foreign source, even if the source is located in India at the time of such donation। तो वो चाहते थे कि जो इतना भी पैसा मिले वो सब रुपए में मिले, ये लोग डॉलर और इसमें जो लाते थे। इट शुड बी ट्रीटेड एज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, और उसको माना जाए कंट्रीब्यूशन। और उन लोगों का कहना ये था कि जो इंडिया से पैसा मिलने जा रहा है, मिल रहा है एनजीओ को, उसको आप क्यों काउंट कर रहे हो फॉरेन कंट्रीब्यूशन में? और इसके अलावा उन्होंने स्टेट ये किया था कि रिसीव ओनली थ्रू बैंकिंग चैनल्स, और अगर इस वाइड बैंकिंग चैनल से नहीं होगा तो दे विल बी पेनलाइज फॉर दैट। तो इस वजह से उनका ये इशू रहा, और एनजीओ उसको भी इसमें कंसर्न था। और कंसर्न इनको भी था, मतलब गवर्नमेंट को ये था कि बाहर से जो मनी आती है, वो जिस काम के लिए आती है वो लोग ये काम नहीं करते बल्कि दूसरा काम करते हैं। और मतलब उसके लिए रिपोर्ट्स हैं, वेरियस रिपोर्ट्स हैं, और वो हिंट करती हैं कि जो मेनी टाइम ये जो फॉर्म्स ला ही आया था, फॉर्म्स ला के लिए जो पैसे उसे इकट्ठा किए जा रहे थे, तो हु इज गिविंग मनी देम? और ऐसा होता है कि प्रॉक्सी में, जैसे कोई कोई बड़ी कंपनी गवर्नमेंट कुछ को प्रोजेक्ट लगाना चाह रही है, तो वहाँ के लोकल लोगों को जो प्रोटेस्ट वोटेस्ट करते हैं, उनको पैसे उसे दिया जाता है एनजीओ के माध्यम से। और ये एनजीओ वहाँ पे हर्डल क्रिएट करते हैं। और कई बार पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व होते हैं लोकल लेवल पे, हायर लेवल पे। कई बार पॉलिसी में बड़े बड़े ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो कई बार क्लियरेंसेस वगैरह देने के लिए इन्वॉल्व होते हैं, और उनको पैसे ये लोग फंड करते हैं एनजीओ को। इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज हवाला ट्रांजेक्शन। तो अब वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के अनुसार एनजीओ है जो होता है वो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऐसा काम करे जो प्रमोट करे इंटरेस्ट ऑफ द पुअर, उनको प्रोटेक्ट करे इन्वायरमेंट के लिए, और इन्वायरमेंट को, और सोशल सर्विसेज और कम्युनिटी डेवलपमेंट के काम में पार्टिसिपेट करे। ये वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है, और वैसे कुछ डेफिनेशन हमारी नीति आयोग की भी है। आर्टिकल 19(1)(c) जो है वो बताता है कि राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन। और आर्टिकल 43 जो है वो वो क्या कहता है? आर्टिकल 43, व्हाट इज आर्टिकल 43? कोई बताया भैया, आर्टिकल 43 में क्या है? आर्टिकल 43 में सर जो कर्मकारों के लिए जो वर्किंग है, वर्किंग के लिए फैसिलिटीज की बात की गई है। रूरल एरिया में कोऑपरेटिव बनाना, रूरल एरियाज में कोऑपरेटिव बनाना है, आर्टिकल 43 जो है। हाँ। यस, जैसे कि थोड़ा सा
The states are endeavor to secure by suitable legislation or economic organization or any other way to all worker, culture, industry, or otherwise workers wage emotionally इसमें apply opportunity for the states are endeavor to promote cottage industries and individual of population in rural areas. Um, अंकुर जी ने सही बताया था, मैंने सिर्फ कोऑपरेटिव जो याद था, इसमें और भी है, मतलब कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी राज्य उपयुक्त विधान और आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के उद्योग या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों का काम निर्वाह मजदूरी शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण भोग सुनिश्चित करने वाली काम दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशेषतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों की वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास। ये जो सहकारी है कोऑपरेटिव वाला, मुझे वही याद आ रहा था। तो बेसिकली आर्टिकल 43 आल्सो गिव्स पावर टू फॉर्म एनजीओस। ओके, इसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट में चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी मेंशन है, तो वहां से भी डिराइव किया जाता है एनजीओ के रोल को। एनजीओ का जो जरूरत हमें पड़ती क्यों है, बिकॉज कई बार फॉरेन फंड का मिसयूज भी हमें कर, मतलब ये जो एनजीओ होते हैं कई बार फॉरेन फंड का मिसयूज भी करते हैं। मैंने अभी बताया हवाला ट्रांजेक्शन करना और चेक करना, हैम्पर करते हैं कंट्री की सॉवरेनिटी को, और कई बार पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, कई बार पॉलिटिकल डिस्कोर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। और गवर्नमेंट ने लगभग पिछले साल 14,500 एनजीओ को बैन किया था जो एफसीआरए से रिसीविंग फंड्स आ रहे थे। और कई बार तो ब्यूरोक्रेट्स, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अपने मनी को वाइट करने के लिए एनजीओ खोल लेते हैं, और पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व होते हैं, बिजनेसमैन भी इन्वॉल्व होते हैं। और इसके अलावा जो 10% से कम एनजीओ ऐसे हैं जो मतलब रूल को कंप्लाई भी नहीं करते हैं, और 90% तो अपना वो आईटीआर और बैलेंस शीट देते ही नहीं है। ये डेटा है नीति आयोग का। रिलीजियस और कल्चर इंक्रोचमेंट भी कई बार ये करते हैं, जैसे कि ट्रेडिशन और कल्चर में अभी बात कन्वर्जन की कर रहे थे ये लोग। और कई बार होता क्या है कि देखिए किसका कन्वर्जन होता है, लोग ये कैसे कर पाते हैं, ज्यादा तो ये लोगों को लोर करते हैं। लोर क्या करेंगे, लोर कभी किसी बड़े आदमी को नहीं, अब राजा भैया की लड़की को थोड़ा ना कोई, राजा भैया के लड़के या लड़की को थोड़ा कोई लोर लोर कर पाएगा। अब बड़े जो बिजनेसमैन है उनको थोड़ा ना कोई लोर कर पाएगा, लोर करते हैं गरीब को। अगर मान लीजिए वो हिंदू है, एससी है, तो वो चाहते हैं कि मतलब उसको लालच देंगे, उनको मनी देंगे, और अ, ठीक है आपका मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, मिशनरी है, आप उसमें पार्टिसिपेट करो। अ, अगर आप नॉन क्रिश्चियन हो तो इतनी फीस है, क्रिश्चियन बन जाओ तो फीस कम कर देंगे, और जॉब मिल जाएगी। दुनिया भर की जो ल्योरिंग होती है, उस ल्योरिंग से क्या होता है कि जो कल्चरल इंक्रोचमेंट हो जाता है ना, तो ये सरकार के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, और ये सरकार के लिए भी और पुलिस के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है बेसिकली। और वैसे भी ये गलत है। तो मेनी टाइम दे दे आर फाउंड इन सच एक्टिविटीज। तो इनको कंपैशन जो होना चाहिए, इंटरनेशनल कंपैशन होना चाहिए, उनके पास कई बार नहीं होता है, कई बार इनके पास सिंपैथी भी नहीं होती है, और ये अपना कन्वर्जन तेजी से कर रहे होते हैं। और लगभग हर रिलीजन में है कन्वर्जन, और कन्वर्जन हमेशा वहाँ के गरीब लोगों में होता है। जो ऊपर का तबका होता है उसमें कन्वर्जन नहीं होता है, तो मुझे हमेशा गरीब। तो ऊपर का तबका किसी व्यक्ति को किसी वजह से बन जाएगा, जैसे अभी कोई एक कोई बर्डन है, वो बन गए। अपना नाम मैंने चेंज किया, क्या नाम है उनका, जो अभी उत्तराखंड के टाइम में कुछ बने हैं, और उनके खिलाफ एफआईआर भी हुआ है कुछ, यति यति कुछ नाम है ना, क्या नाम था यार, कोई बताए, याद नहीं आ रहा है मुझे। तो एक्चुअली कन्वर्जेंस, ये कन्वर्जन भी करते हैं, मतलब बैक इन इनको पैसे वगैरह काले भी करते हैं, तो ये दिक्कत है। इसके प्रोविजन ये है कि एनडीओ मतलब सबसे पहला जो प्रोविजन था वो ये था फेमा का, 1919 का, ठीक है। तो थोड़ा सा हम देख रहे हैं, तो ये जो रेगुलेशन है इनका इंडिया में, रेगुलेशन की एक तो फेमा के थ्रू होता है। अरे यार, क्या हो गया तुम्हें, एक तो फेमा के थ्रू होता है, रेगुलेशन था ये फेमा जो था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999।
इस एक्ट से हुआ था। और उसके बाद में जो दूसरा है वो FCRA है, तो जो अभी जिसमें अमेंडमेंट हुआ है। ये FCRA जो एक्ट था वो 2010 का था, और इसमें अमेंडमेंट हुआ 2020 में। ठीक है। तो जो ये FCRA एक्ट में था अच्छा, ये जो NGOज होते हैं रेगुलेशन में आते हैं MHA के, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को देखती है। ये PT के लिए क्वेश्चन बन सकता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 जो है वो बेसिकली वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, और ये इंश्योर करता है कि जो रिसिपिएंट है वो स्टेटेड पर्पस के लिए पैसे लें, और उसके लिए वो कमेटी वमेटी बनाते हैं, और वो लोग रेगुलर स्तर पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिपोर्ट करना होता है उनको। इसके अलावा FCRA जो 2020 है, जिसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने ये कहा कि जो NGO, एक NGO दूसरे NGO को पैसे नहीं ट्रांसफर करेगा। इसके अलावा जो एक्सपेक्टिव जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है फॉरेन फंड से, वो 50% से 20% घटा दिया गया। यानी कि आप ढेर ढेर सैलरी ले लो और दुनिया भर का करप्शन करो। आधार को मैंडेटरी कर दिया गया। इसके अलावा रूल 9 का इन्होंने चेंज किया, जो कि अपने आप में प्रॉब्लमेटिक था, कि गवर्नमेंट मतलब रजिस्ट्रेशन के पहले जो है आपको एक लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से परमिशन। ठीक है। तो हर बार पैसे के लिए आपको लेना पड़ेगा, और FCRA अकाउंट खुलेगा SBI में। ये इनके लिए प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर में नहीं आना चाह रहे थे। और नीति आयोग जो था उसको एग्रीगेट करता था नोडल एजेंसी को पर्पज रजिस्ट्रेशन के पर्पज के लिए। और आयोग को ये टास्क दिया गया है कि वो डेटाबेस को मैनेज करे और डिसमिट कर इंफॉर्मेशन का NGOs का। इसके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में भी प्रोविजन है NGOs के लिए, कि अगर वो सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग गवर्नमेंट से पाते हैं तो वो RTI के अंडर में आएंगे। अभी जो इशू है NGOs को जो फेस कर रहे हैं वो है, एक तो इनके पास में पैसे की दिक्कत है, क्योंकि दो इधर जब से कोरोना हुआ है तब से इनके पास पैसे कहीं से नहीं आ रहे हैं। और इनके पास ये सारे मैंने एक्ट बता दिए हैं। और ये जो इशू फेस बाई NGOs हैं वो ये है कि एक तो इनके पास लैक ऑफ फंड्स है, और दूसरा ये कि जो रिस्ट्रिक्शन है दुनिया भर के, वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो एक्सप्लोर नहीं करने देते हैं नए न्यूज़ को। इसके अलावा वो हैम्पर करते हैं डिलीवरी को, डिलीवरी ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डिस्टेंसेस, तो ये हैम्पर करते हैं। हर 20 बार जाके दिल्ली में और रिपोर्ट करना, ये सब बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो सोशल वेलफेयर स्कीम की जो स्मूथ होनी चाहिए वो स्मूथनेस नहीं है। इसके बाद में जो कई सारे NGOs के एक्रेडिशंस हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई काम करना चाहता है या अच्छा पर्पस कर रहा है, वो हर बार रिपोर्ट करे तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है उसके लिए। तो ये प्रॉब्लम कुछ है, मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इनके पास लैक ऑफ फंड्स ही है। इस समय जब से कोरोना वोरोना का चक्कर चल रहा है, इनके पास पैसे आ ही नहीं रहा है। तो ये सारे इशूज हैं, गवर्नमेंट को फंड करती भी नहीं है वैसे भी। बट वे फॉरवर्ड में हम कह सकते हैं कि जो नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल है, इसमें एकेडमिशियन हो, एक्टिविस्ट हो, रिटायर्ड एडवोकेट्स हो, ये कंप्लायंस के को देखें, चेक करें। और ऐसा प्रपोजल भी उसका है नीति आयोग का, और इसको जल्दी से लाना चाहिए। इसके अलावा बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए गवर्नमेंट और NGOs के बीच में टू डिलीवर फॉर सोशल वेलफेयर, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर में NGOs का रोल काफी ज्यादा होता है। NGO जैसे प्रथम और एकलव्य, ये सारे NGO जो साउथ केरला में बहुत सारे NGOs हैं, जो बहुत वीकर सेक्शन को, बहुत गरीब तबका को, जिनके पास कोई राइट नहीं था उनको वो पढ़ाते भी हैं, स्कूलिंग कराते हैं, कई बार विडोज के लिए पेंशन देते हैं। बहुत सारा अच्छा काम भी करते हैं NGOs। कई सारे NGO ऐसे हैं जो उनके NGO के ऑलरेडी जो हॉस्पिटल्स हैं वो कई गुना बेहतर है वहाँ के CSC और PSC से। तो उनमें वो हेल्प करते हैं, तो गवर्नमेंट को भी इनको कोऑर्डिनेट करना चाहिए। रोल ऑफ NGO जो रेगुलेटर है वो भी वेरी इफेक्टिव होना चाहिए, कंप्लायंस जो फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो नॉन पार्टीशन मैनर में होना चाहिए, और शुड बी फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस टू एनहांस पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन बोथ regulator as well as NGOs। तो दिस वाज ऑल अबाउट NGO इम्पोर्टेंट है। इस साल NGO के चांसेस मुझे लगता है कि NGO क्वेश्चन आ सकता है, कई बार ये पूरे महीने लगभग न्यूज में रहा है। तो और
उसके पहले उनको वो भी दिया गया था, उनके पास लोकल का भी चक्कर था। तो मुझे लगता है कि हो सकता है ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स या मेंस में आए, नहीं तो स्टेटमेंट श्योर है। इसके अलावा ये जो 2020 का एफसीआरए है, उसमें जो रेगुलेशन में कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि एफसीआरए का अकाउंट खोलना और इंसर्शन ऑफ रूल 9, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है रूल 9। वैसे ये पेपर 2 के सेक्शन से आएगा, नॉन स्टेट एक्टर्स वाले में भी आ जाएगा ये, ठीक है। तो मतलब ये आज का सेक्शन ये रहा एनजीओ वाला। इसमें कोई कुछ पूछना चाह रहा हो, कुछ कहना चाह रहा हो, बताना चाह रहा हो, तो यू आर वेलकम। और नहीं तो हम थर्ड टॉपिक लेंगे और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पीटी के लिए, ठीक है। एनी क्वेश्चन आंसर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कोई कुछ इसमें पूछना चाहता है, ऐड करना चाहता है? आई थिंक देयर आर नो इशू एट ऑल। इसके अलावा सुप्रीम आज इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छा आर्टिकल आया, बिकॉज बहुत कम टाइम है तो हम चाहते हैं कि 2 मिनट के अंदर बता दें। सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छा आर्टिकल है। और और वहीं से क्वेश्चन भी बना हुआ था कि रिजर्वेशन इज नॉट एन ऑड्स विद मेरिट बट फर्दर इज डिस्ट्रीब्यूटिव। कोई है कि नहीं, मैं ऐसे बबका रहा हूँ? एम आई ऑडिबल? नहीं, सब लोग हैं अभी। ओके ओके। हाँ बोलो बोलो, फुल है तो मैं सुन रहा हूँ। आज का जो आर्टिकल था वो द हिंदू, उसमें इंडियन एक्सप्रेस में है, बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, प्लीज रीड इट। ये जो कोट पहला हेडिंग हेडलाइन ही है, ये कोटा नॉट एंड नॉट आउट विद मेरिट। उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा और इसी को देख के मुझे रिजर्वेशन की बात याद आई। तो रिजर्वेशन पे कुछ बोलना चाहते हैं? एनीवन वांट टू स्पीक ऑन रिजर्वेशन? डॉक्टर साहब, आप बोलना चाहेंगे रिजर्वेशन पे? हाँ सर। रिजर्वेशन पे बोलना चाहेंगे? रिजर्वेशन इज गुड और बैड? नहीं दो, सर। एक यम नागराज और एक एक और लैंड मार्क जजमेंट किसमें मिला था हमें? एम नागराज का केस था, और किस केस में था जिसमें रिजर्वेशन को अपहोल्ड किया गया था? व्हाट आर द केसेस, फेमस केसेस इन दिस रिजर्वेशन? कोई आइडिया है किसी को? चलिए आ तो चलते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली ये केस गया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने के लिए, ओबीसी की और ऑल इंडिया कोटा नीट के लिए। तो आज उन्होंने 2-3 रिमार्क बड़े अच्छे दिए। एक रिमार्क उनका ये था कि merit cannot be reduced to a narrow definition of performance in open competitive examination. High school in any examination are not a proxy for merit. It should be seen as a socially contextualized and reconceptualized as instrument that advance social good like equality, that we society value। और उन्होंने होल्ड किया कि ये रिजर्वेशन है वो जरूरी है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप नंबर से अब मत देखो हर चीज को, आंखों मत, नंबर जरूरी है पाना, लेकिन कई बार जो नंबर मिलता है वो बेसिकली वो किस परिवेश में बच्चा रह रहा है वो उस पर भी डिपेंड करता है। आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 15(4)(5)(2), थोड़ा सा बताएं आर्टिकल 15(2) क्या कहता है? पहले आर्टिकल 15 है क्या? 15 जो वेटरन है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो रिफ्रेशर है वो बताएं। आर्टिकल 15 क्लास 1 और क्लास 5 और क्लास 4 क्या है ये? आरती, व्हाट इज आर्टिकल 15? आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यस, उसमें क्लास 4 क्या है? हाँ, इतनी डीप में याद नहीं है अभी, मैं याद कर लूंगी मगर। देखो आर्टिकल 12 से लेके 32 तक तो बिल्कुल याद ही कर लो, और डीपीएससी की सारी आर्टिकल याद कर लो। उसमें तो कोई मतलब
इफ ऑन बट होना ही नहीं चाहिए। और कोई डॉक्टर अंकुर जी आप बताएं, आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 15(4) क्या है? शशांक है क्या? शशांक आप बताएं। कोई और है? बेसिकली आजकल जो 14 क्लास 4 है वो क्या है कि वो एक्सेप्शन आता है आर्टिकल 29, और आर्टिकल 29 में जो क्लास 2 का जो एक्सेप्शन है उसके बारे में बताता है कि स्टेट shall not claim for making any special provision for the advancement of any socially, educationally backward class of citizen or scheduled caste or scheduled tribe। ठीक है, तो स्टेट को वो फ्री हैंड देता है कि जो आर्टिकल 15(1) है उसका वायलेशन नहीं है। ठीक है, अगर स्टेट को ये पावर देता है, एम्पावर करने के लिए पावर देता है। आर्टिकल 15(1) क्या कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ आर एनी ऑफ देम। आर्टिकल 15(1) तो ये कहता है, लेकिन आर्टिकल 15 का जो क्लास 4 है वो ये कहता है कि अगर आर्टिकल 29 को आप पावर देना, आर्टिकल 29 का है, व्हाट इज आर्टिकल 29? आरती? 29। आर्टिकल 29 है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। तो कोई भी सेक्शन ऑफ क्लास और सिटीजन है जो इंडिया में टेरिटरी में रह रहा है, किसी भी पार्ट में रह रहा हो, उसके डिस्टिंक्ट लैंग्वेज या कल्चर या उन कंजर्व करने का उनको पावर होता है। ठीक है, तो अगर इसको वो पावर देना चाहते हैं तो आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर वो उसको पावर देना चाहते हैं तो उस आर्टिकल 29 को अगर पावर देना है तो आर्टिकल 15(4) में इसका उपयोग कर सकते हैं। और वहां पे जो ये वर्ड यूज किया गया कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, वो वायलेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल 15(5) जो है वो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आर्टिकल 15(5) जो है वो कहता है कि ये आर्टिकल 15(5) ये कहता है कि अगर सब क्लास जो 1 है आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 19, अब ये दोनों एक्सेप्शन बाद में ऐड किए गए हैं। थर्ड जो है वो 103rd अमेंडमेंट 103 अमेंडमेंट से किया गया था। और तो उसमें ये कह रहा है कि जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 क्या है, इतना भी नहीं कुछ भी याद आ रहा है लोगों को। आर्टिकल 19 तो कम से कम याद होना चाहिए यार, फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम है। आर्टिकल 19 में कितने टाइप के फ्रीडम बताए गए हैं? 6 टाइप की। 6 टाइप के। कितने? आर्टिकल 19 6। पहले 7 अब 6 है, एक को हटा दिया गया है अमेंडमेंट करके। प्रॉपर्टी वाला। यस, फ्रीडम ऑफ कौन सा स्पीच हटाया गया है एक्सप्रेस। सर? अरे यार, प्रॉपर्टी वाला जो राइट है उसको हटाया नहीं गया है। हाँ हाँ, प्रॉपर्टी वाला है। Yes. वन वन एक 6। इसके बाद ये आर्टिकल 19 को अगर पावर देना है तो ये 15 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लास हैं या शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उनको दिया जा सकता है, तो उसका आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज अपहेल्ड कर दिया कि ये आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं है, बल्कि स्टेट को इतनी पावर है कि आप दे सकते हैं टू empower weaker section of the among जनरल कैटेगरी एंड SC एंड ST। ओके, तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने कहा। और जो मुझे सबसे अच्छा लगा उनका रिमार्क, सॉरी, जो मुझे रिमार्क सबसे अच्छा लगा वो लगा कि उन्होंने सोशल कैपिटल की बात की थी। ये आप पेज 2 पे पढ़िएगा, मैं पढ़ देता हूँ और उसके बाद आप पढ़िएगा तो मजा आएगा। उन्होंने कहा कि जो प्रिविलेजेस हैं, जो प्राइवेट प्रिविलेजेस हैं, मतलब जैसे IAS का लड़का कोई है, वो IAS बन जाता है, उसमें उसका रोल कई बार मेरिट ही नहीं होता है। जैसे उनके लिए जो कल्चरल उनको बेनिफिट मिलता है, जैसे कि किसी से करना है ज्ञान को,
थोड़ा सा मेरे घर से फोन आ रहा है। कोई नहीं। तो मैं थोड़ा कंक्लूड कर लेता हूँ इसको। तो बेसिकली इसमें क्या है कि जैसे वो कोई उन्होंने जो रिमार्क दिया है कि सम प्रिविलेजेस जो उनको मिलते हैं, जैसे अच्छी वो कम्युनिकेशन स्किल होती है, उनका एक्सेंट बहुत अच्छा होता है, प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होता है, एकेडमिक अकम्पलिशमेंट अच्छा होता है, ये उनमें सब कुछ मतलब ये हमारे सिस्टम में आता है। वो बेसिकली उनको फ्री में मिलता है, कोई पे वहाँ पे नहीं होता। तो वो कहते हैं कि मेरिट के साथ में हम इन प्रिविलेजेस को भी ख्याल करें, और ये भी उतना ही असिस्टेड जरूरी पार्ट है। ठीक है। असिस्टेड तो मैरिट बोलते हैं क्या उसको। बात की मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये इसी वजह से मैंने डिस्कस किया था कि कई बार हम जब रिजर्वेशन के टाइम में आते हैं तो बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं, और हमें ये लगता है कि रिजर्वेशन हमेशा नुकसानदायक ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई कई बार जो रिजर्वेशन होता है वो फायदेमंद भी होता है, और कई बार वो रिजर्वेशन का मतलब प्रोविजन होना चाहिए। जैसा कि बीपी पवित्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया था, उस समय जब भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने ऑब्जर्व किया था कि अगर न्यूट्रल सिस्टम रखा जाए एग्जामिनेशन में तो वो परपिचुएट करता है सोशल इनक्वलिटी को, रिजर्वेशन भी होना चाहिए। और आज होल्ड भी किया है। प्लीज यू गाइस रीड। अरे यार ये कितनी बार हो चुका है। ठीक है, मेरे घर से कॉल आ रहा है, आई एम सॉरी। एंड कोई सेशन एंड करते हैं अब। हाँ करना अभी एंड। किसी को कुछ और डिस्कस करना है क्या अभी? ये रहा आज का सेशन, और हमें लगता है कि इतना ही था आज के लिए। अ, और उसमें कुछ आपको लोग कोई ऐड करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज ऐड। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहिए, कुछ ऐड करना है इसमें? हाँ हेलो हेलो जी हाँ सर हम बोले बताएं उनको जी। सर ये मतलब लास्ट सेशन चल मतलब लास्ट पे ये है लास्ट मतलब। टॉपिक है, अब आज के लिए सेशन इतना ही है। आप कुछ इसमें पूछना चाह रहे थे, आप प्रीलिम्स से स्पेसिफिक कुछ पूछना चाह रहे थे। तो जो हाँ प्रीलिम्स से सर स्पेसिफिक बात कर रहे थे, उसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये 29 से 5 तक हमारा आर्ट एंड कल्चर चलेगा, और सारे लोग कम से कम विजन और इनसाइट के मैगजीन वो टेस्ट ले लें। और आर्ट एंड कल्चर वाला जो भी मतलब टॉपिक है वो हम लोग एक साथ में करेंगे, और एक परफॉर्मेंस डैशबोर्ड होगी, अपने सीट में आप वो डाल दीजिएगा। और इस एजेंडा से हम करेंगे तो एक साथ में सबके टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद अब राइट हम सर। लोग कोई टेस्ट लाइव नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज वो बहुत बेवजह कम्बरसम हो जाएगा, और एग्जाम में वैसा कोई रोल भी नहीं है। तो हम लोग एक ये काम कर सकते हैं कि सब एक साथ में करें, किसका कैसा स्कोर आ रहा है वो यहाँ पे शेयर कर दें, तो एक मतलब एक रफ एस्टिमेट बन जाएगा कि कैसा बन रहा है। अगर गूगल शीट में सभी कंफर्टेबल हैं तो गूगल शीट में एक साथ में आके अपने टैब पे कोई एक टैब चूज कर लें, और उस टैब पे अपना ABCD जो भी भरते हैं वो एक 5 मिनट भर दें, तो फिर उसके बाद हम रिलेटिव परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं, और फ्यूचर में एक रेफरेंस भी रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन टफ था, कौन सा क्वेश्चन कम टफ था। और एक 100 क्वेश्चन का 100 टेस्ट का टारगेट सभी रखें। अगर आप स्टेट दे रहे हैं तो जैसा मैंने पहली बार कुछ शायद कल बताया है, तो आई थिंक यही है जो कल बताया था वो। जैसे कि विजन में सर कई टेस्ट हैं। जैसे मान लीजिए कि हम देखते हैं मैंने उसमें हम्म, फोटो डाला है सर 1 सेकेंड। जैसे विजन में आप देखेंगे सर तो ये विजन टेस्ट में जो नंबर है 6, 5, 6, 7 है। ठीक है। और उसके बाद सर 12, 13 और 14 ये जो टेस्ट पेपर हैं 5, 6, 7 और 13, 14, 15 ये डेडिकेटेड हैं 12, 13, 14 हिस्ट्री के लिए। ये ठीक है हाँ सर। हिस्ट्री पे डेडिकेटेड है। तो ये जी टेस्ट और नंबर IST टेस्ट नंबर 5, 6 और आई थिंक ये वाला 5 सेशन है। जी टेस्ट नंबर है 5, 6 और उसके बाद है 12, 13, 14। ठीक है जी। हाँ ये ठीक है, तो हम लोग एक साथ में और करते हैं। ठीक है। तो ऐसे जैसे पहले मतलब सीरीज में चलेंगे सर 5 से 6, 6 से 7 इस तरह से ना सर। हाँ हाँ ऐसे ही।
और सर यहाँ पे जो क्वेश्चंस जैसे टिपिकल टाइप के होंगे उन पे थोड़ा सा डिस्कशन करवा दीजिएगा, तो चीजें सर थोड़ी सी उसके आगे पीछे भी याद रहती हैं। और एक चीज और भी फायदा रहेगा डॉक्टर साहब की, जानते हैं क्या होगा कि जैसे हम कह रहे थे ना गूगल शीट पे करने से कि क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सबके, कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन आपके टफ होता है, वो एक्चुअल में टफ नहीं होता है। अगर हम गूगल शीट में करेंगे तो पता चल जाएगा कि सबके लिए कैसा था। और कहीं सिंपल क्वेश्चन कहीं तो आपके लिए टफ लग रहा है, इसका मतलब कि आपके फाउंडेशन में कोई वीकनेस है और आपके सोर्स को चेंज करना चाहिए। तो जो एक रिलेटिव परफॉर्मेंस है वो भी हम चेक कर पाएंगे। तो ये तभी होगा जब सभी एक प्लेटफॉर्म पे आए और सभी एक साथ में अपना मतलब एजेंडा पे चलें। तो ठीक है, हम कल से स्टार्ट करेंगे ये जो अभी बता रहे थे अंकुर जी, टेस्ट 5, 6, 7, सॉरी टेस्ट नंबर 5, 6 और 12, 13 एंड 14, ये सब 5 टेस्ट हम करेंगे इस 5 दिन में, ठीक है। तो हम 100 सर टेस्ट का अपना इसमें पूरा कर पाएंगे। जी जी, ये जो अब बात आप कह रहे हैं सर, इसको एक वॉइस में सर वॉइस नोट में डाल दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग जो इसमें नहीं होंगे अभी लाइव, मान लीजिए किसी दिक्कत के कारण या देखिए तबीयत खराब हो डॉक्टर साहब, तो ऐसा है उसको ना देख। कि मतलब ऐसा है कि अगर हम किसी को परस्यू करेंगे तो ज्यादा परेशान, मतलब उसे लगेगा कि मैं कोई मतलब कोचिंग खोलना चाहता हूँ या कुछ करना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं वो नहीं कोई नहीं, वो मतलब बात नहीं सर। ठीक है नहीं है, सर, ठीक वो है। हम अपने से भी लिख के डाल सकते तो हैं सर, हम तो ये समझ ठीक। सकते हैं कि हमारा जो मोटिव है वो साथ में मिल के पढ़ना और सबका मतलब हेल्प हो, बस ऐसा रहे। और सर एक मतलब बात हर बताइए कोई सर, बड़ा अपने। पैनिक होता जा रहा है सर। स्टेट पीसीएस हम देख रहे हैं, जैसे अब की बार बिहार में देखा हूँ कि करीब, मुझे नहीं पता पर जैसे मेरे सुनने में आया है कि 3-4 लाख, 3.5 लाख प्लस फार्म अप्लाई हैं हम्म, पिछले साल, क्योंकि किसी स्टेट में उस दौरान वैकेंसी